असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर आधारित, क्या असदुद्दीन ओवैसी ने जो आंकड़े रखे कि कितनी यादवों की संख्या, कितनी मुसलमानों की संख्या, मल्ला का परसेंटेज कितना, लेकिन कुर्सी किसके हिस्से आई रही, क्या यह माना जाए कि राजनीति अब सेलेक्टिव हो चुकी है, या ओवैसी के इस बयान को आप एक कम्युनल कार्ड की तरह देखते हैं? पूर्णिमा जी, सवाल मुझसे है? जी बिल्कुल, श्याम कुमार जी। देखिए, इससे पहले कि डिबेट आगे बढ़ाइए, मैं 2-3 बात आपको जल्दी क्लियर करना चाहता हूं कि पॉलिटिकल टूरिज्म बिहार को किसी लीडर को नहीं समझना चाहिए कि चुनाव के वक्त सियासी भाषण देके वोटों का जो ध्रुवीकरण करके और सियासी लाभ लेना कुछ पार्टियों की मतलब की आदत में शुमार हो गई है। तो यकीनन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आरजेडी पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, जबकि अब हमारी सरकार बनने जा रही है, तो एक्सरसाइज करने के लिए स्वतंत्र है, उस पर मुझे बहुत अधिक कुछ कहने का समय नहीं। लेकिन एक बात बहुत पूजा जी क्लियर, पूर्णिमा जी, कर दूं आपको कि न बिहार की राजनीति में बल्कि हिंदुस्तान की राजनीति में अगर इन तबकों की भागीदारी और हिस्सेदारी और हक हकूक, मान और सम्मान की अगर कोई पार्टी बात की है, उस पार्टी का नाम है राष्ट्रीय जनता दल। आप राज्यसभा में सदस्य हैं, विधानमंडल में सदस्य हैं, विधानसभा में सदस्य हैं, संगठन के निचले पायदान से और शीर्ष नेतृत्व तक अगर देखेंगे तो इन तबकों की भागीदारी है। और इन तबकों में जो सामाजिक न्याय देने की हमने बात की है, आप पसमानदा मुस्लिम की बात करेंगे, महासम्मेलन किया, उनका हक और हकूक दिलवाया, मदरसों में कोई विषय बात करेंगे, तमाम सुविधाएं दिलाने की बात की, आधुनिक शिक्षा की तरफ ले गए, मतलब समाज को बहुत आगे ले जाने के लिए हिम्मत साहस देने का काम किया है। वो काम किया है आरजेडी ने, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो मोर्चा लिया, ऐसी दलों से, ऐसी सियासत दलों से सुकून, अमन, चैन का समाज बना के दिया, जो हमारी फिलॉसफी रही, सोशल जस्टिस है, सेकुलरिज्म है, सोशलिज्म है, उसका सीधा सीधा जो लाभ मिला है इन तबकों को मिला है, समुदाय को मिला है। और इस बात को इस समय करना मैं तो सिर्फ बड़ा बेमानी समझता हूं। और किसको फायदा पहुंचाना क्या है, अब ये अभी डिबेट का कोई, मैं इसको आगे कुछ क्या कहूं, बस इतना कहना चाह रहा हूं कि इस राजनीतिक कसरत का कोई सियासी लाभ नहीं होने जा रहा है, ये स्पष्ट। लेकिन इतना तो आप कहते कहते साहब कही गए कि मुसलमान जो हैं उनके पास सिर्फ और सिर्फ वोट डालने का अधिकार है, उनका जितना अनुपात है उसके हिसाब से उनकी कुर्सी तय नहीं होगी, और बड़ा पद तो कम से कम बिल्कुल भी तय नहीं होगा। और यही बात एआईएमआईएम के प्रवक्ता कह रहे हैं, साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने जो बात कही, डॉक्टर पवन राव इस पर प्रकाश डालेंगे। सर डॉक्टर पवन राव को सुन लीजिए, एक बात ले लीजिए, एक बात, अब जस्ट अ सेकेंड। हाँ बोलिए। आपने ये जो बात कही है 14 को, जब नवंबर को जब हमारी सरकार बन जाएगी, तब आप देखिए कि हिंदुस्तान तो दूसरा डेप्यूटी सीएम बना दीजिएगा क्या मुसलमानों में से? बहुत कुछ बनेंगे, वक्त का इंतजार कीजिए। हाँ ठीक है, तेजस्वी यादव ने तो कहा ही था कि इंतजार करिए थोड़ा, मुसलमानों को कह दिया था कि रुकिए अभी तो थोड़ा सा इंतजार करिए, इसीलिए ओवैसी कह रहे हैं और तेजस्वी यादव लॉलीपॉप की बात करते हैं। बहरहाल पवन राव साहब आपके पास आते हुए, क्योंकि एआईएमआईएम पर यह आरोप लगता है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने मुस्लिम वोट को इंटैक्ट रखने की कोशिश करती है, क्या एक बार असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान को महज एक कम्युनल कार्ड के तौर पर देखा जाए, या वाकई में ओवैसी का यह बयान रिप्रेजेंटेशन की लड़ाई नजर आता है, या एक नया वोट बैंक अपने हक में खड़ा करने की कोशिश है? ये पूर्णिमा साहब बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारे जो बयान है वो कम्युनल बयान नहीं है, हमारे बयान कॉन्स्टिट्यूशनल बयान, और कॉन्स्टिट्यूशन कहता है इस देश के हर एक नागरिक को उसकी आबादी के आधार पर सत्ता मिलनी चाहिए, वो सत्ता के आधार पर अपनी परिस्थितियों को बदल सके और इस देश को बेहतर स्थिति में ले जा सके। लेकिन खासतौर से इस देश की अगर स्थिति हम देखते तो बिहार एक ऐसा प्रदेश रहा है, बिहार के साथ हमेशा जो है एक कहते हैं ना कि दोहरा रवैया अपनाया गया। कांग्रेस ने पहले इस बिहार में सत्ता की, सत्ता के आधार पर किस तरह से शोषित वंचित समाज और खास तौर से मुसलमानों के बीच में नफरत फैलाने का काम किया और उनके वोटों से सत्ता ली और सत्ता के आधार पर उनके साथ शोषण किया। आज वही काम आरजेडी वाले कर रहे हैं।
हमारी क्या डिमांड है? हमारी डिमांड ये है कि भारतीय जनता पार्टी और फासीवादी शक्तियों को रोकने के लिए हम इंडी अलायंस में शामिल होना चाहते थे, लेकिन इनके अंदर इतनी खलबलाहट है कि मुसलमान कैसे अपनी आवाज उठा सकता है, मुसलमान कैसे अपने हक और अधिकार की बात कर सकता है, ये इनकी चिंता बनी हुई है। ये सिर्फ खैरात देना चाहते हैं कि लो भाई, भीख के नाम पर आपको हम एमएलसी बनाए दे रहे हैं, राज्यसभा बनाए दे रहे हैं। इसी में इतने फूले नहीं समाते हैं कि आप इनकी गदगद वाली भाषा को देखिए। हम कह रहे हैं कि मल्लाह के बेटे को बनाइए ना, हम कहां क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन जब आपके मुंह से मुसलमान का शब्द का नहीं निकलता है, तब ये प्रश्न खड़ा होता है कि आपके मन में कहीं ना कहीं कुछ जो है चल रहा है। आप चाहते हैं कि ये वो लोग जो हमेशा दरी बिछाते आए हैं, आपके सामने नतमस्तक होते आए हैं, वो आगे भी आपके सामने जो है नतमस्तक होते रहे, आपके सामने हाथ फैलाने का काम करें। आरजेडी वाले कभी नहीं चाहते हैं कि बिहार के मुसलमानों में जो है जो प्रगति हो, विकास हो, उसको लेकर के ये गंभीर नहीं है। हम भारतीय संविधान के आधार पर मुसलमानों को ये बताते हैं कि आपके हक और अधिकार को पिछले 78 सालों से छीना गया है। क्या मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है? नहीं तो कब तक डराते रहिएगा मुसलमान समाज को साहब? अंबेडकर साहब, कब तक डराइएगा मुसलमान समाज को कि मुसलमान समाज देखो तुमसे सब कुछ छीन लिया गया, तुम सिर्फ एक वोट बैंक बनकर रह गए हो, तुम्हें भारत देश में डरना चाहिए, तुम्हारे रिप्रेजेंटेशन के लिए कोई नहीं है सिवाय एक उनके रहनुमा असदुद्दीन ओवैसी के अलावा। तो डराने की राजनीति क्यों करते हैं मुसलमानों को? पूर्णिमा साहिबा, डराने की नहीं, हम उनको जगाने की बात कर रहे हैं। डराने का काम तो आरजेडी करती है कि भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी, भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी। मुसलमानों के मन में खौफ भर दिया है। ये कांग्रेस और आरजेडी वाले लोगों ने मिल करके मुसलमानों के अंदर खौफ भरा है कि नहीं? आप देखिए किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का खौफ दिखा करके वोट लेते हैं। सत्ता में आने की इतनी लालसा है कि इतने खराब गाने बन रहे हैं कि आरजेडी वाले उस पर डांस भी कर रहे हैं। क्या इन्होंने जिस तरह से बिहार में इस तरह के गाने आ रहे हैं, आरजेडी वालों ने कभी विरोध किया है? इसका मतलब है कि जब इस सत्ता में आएंगे तो गुंडाई करेंगे, सत्ता में आएंगे तो बिहार की धरती को फिर से लहूलुहान करेंगे। इनकी मंशा यही है, लेकिन हम इस मंशा को पूरा नहीं होने देंगे। और हम बार बार कह रहे हैं, इनकी हैसियत नहीं है, इनके अंदर साहस नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को ये रोक पाए। हम बार बार कह रहे हैं, हम लोगों को ये कह दिया आपने, हम लोगों को तिरस्कार कह दिया आपने कि इनकी सरकार तो नहीं आ रही है, बीजेपी की सरकार जरूर आ जाएगी, रोक नहीं पाएंगे, ये तो कह ही दिया है आपने। इसीलिए तो आरोप लगते हैं आप पर कि बीजेपी की बी टीम है आप, इसीलिए आरोप लगते हैं। आपने कहा ये रोक ही नहीं पाएंगे बीजेपी को, यानी कि आपने उस बात को प्रूव कर दिया कि आप बीजेपी की बी टीम है और ये एक सरकार बनाने वाले नहीं है। लेकिन निकट एक और बात है, ये कितना बड़ा डबल स्टैंडर्ड कांग्रेस का नजर आता है कि आप लोग बात तो करते हैं सेकुलरिज्म की, आप झंडे बरदार बनते हैं कि देखिए हम सेकुलरिज्म वाले लोग हैं, हम सेकुलरिज्म को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, लेकिन जब मुस्लिम वर्ग का रिप्रेजेंटेशन शून्य के आसपास नजर आता है या महज एक कुछ परसेंटेज में पॉलिटिक्स में बड़े पदों पर, तो फिर कांग्रेस की चुप्पी क्यों? ये तो आपका ट्रेडिशनल वोट बैंक रहा ना। लेकिन आरजेडी के साथ आने पर बिहार में क्या इतनी बड़ी मजबूरी हो गई कि हम इस पर कुछ नहीं बोलेंगे, चाहे हमारी सेकुलरिज्म की बात धरती पर आकर गिर जाए? पूर्णिमा जी, पहले तो आपको, मेरे को पैनलिस्ट को और आपके व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। दूसरी बात, मैं आपकी बात बिल्कुल आपके सवाल का जवाब दूंगी, पर दूसरी बात यहाँ पर ओवैसी जी के बयान की बात हो रही है। मैं तो कहती हूँ चुनावी रणनीति बना रहे हैं और उसमें माहिर हैं, चुनावी रणनीति बनाने का ये काम जरूर कर रहे हैं, पर चिंता व्यक्त नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कैसे भूल सकते हैं कि 2020 में जो सेक्युलर वोट काटा गया था वो इन्हीं की पार्टी ने, जो अंबेडकर साहब आज बोल रहे हैं ओवैसी साहब की पार्टी ने ही काटा था, और जिसका पूरा फायदा एनडीए को यानी भारतीय जनता पार्टी और जदयू को मिला था। बेटी मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है, जग जाहिर है, प्रत्यक्ष को प्रमाण किया इन्होंने किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी और जदयू की मदद करी। ये हमने देखा गया है इतिहास में कि जब जब विपक्ष मजबूत होता है तब तब ओवैसी साहब सक्रिय हो जाते हैं, तब तब इन्हें चिंता जताने लगती है। मैं तो पूछना चाहती हूं अंबेडकर जी, यहां पर मेरे बड़े भाई हैं, बहुत देर से यहां पर कसीदे पढ़ रहे हैं, बताइए ना बिहार में आपने रोजगार के लिए, युवाओं के लिए, शिक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या करा है? बड़े बड़े कसीदे पढ़ना, नुमाइंदगी करना बहुत आसान है, ईमानदारी से वो आती है। और रही
बात यहां पर हिस्सेदारी की, तो बात कर लेते हैं इंडिया गठबंधन। आरजेडी ने 143 में से 19 सीटें मेरे मुसलमान भाई बहनों को दी और कांग्रेस ने 61 में से 10 दिए। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी, जिसके ओवैसी साहब बड़े मैं तो कहूंगी सपोर्टर रहते हैं बी टीम बनकर पीछे से, वहीं भारतीय जनता पार्टी का जो ये गठबंधन एनडीए है, बीजेपी ने 101 में से निलबटे सन्नाटा 0 सीट दी है। और वहीं अगर जदयू की बात कर ले, उन्होंने 101 में से 4 सीटें दी हैं और चिराग बाबू ने 1 सीट 29 सीटों में से दी है। तो मैं ये जानना चाहती हूं, जिन्होंने आज तक विधानसभा और लोकसभा में मुसलमानों को कोई सीट नहीं दी, उन्हें कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दी, आज वो उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री बनाने की बात अपनी बी टीम से काहे करवा रही है? और करिए ना, आप में इतना बूता है तो करिए काम, मैं तो कह रही हूं। और जो होगा जनता की फैसले से होगा। आज तो यहां पर रोजगार की बात होनी चाहिए, शिक्षा की बात होनी चाहिए। मुझे बड़ा दुख होता है कि ओवैसी साहब जब अपने आप को सेक्युलर है कहते हैं, हम सिर्फ मुसलमानों की नहीं सबकी चिंता करते हैं, तो चिंता करके बताइए कि जदयू और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो उपले बनाने का काम करा है, शिक्षा व्यवस्था में 800 करोड़ रुपए के उपले बना रहे हैं, पर आज तक स्कूलों में ना प्रिंसिपल्स हैं ना टीचर्स हैं, ड्रॉप आउट हो रहा है, हाईएस्ट इलिटरेसी रेट हो रहा है। बीजेपी से आप ये सवाल पूछिए और इसका दिस इज इंपॉर्टेंट। नहीं, आप ये सवाल पूछिए, आप बीजेपी से रुकिए, और बीजेपी को इस बात का जवाब देना भी चाहिए। बिहार की जनता के हक की बात है।